हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था अमित ने नंदिनी को दिल्ली जाने की बात बताई तो नंदिनी ने अमित से पूछा, क्या तुमने इस बारे में अपने माँ बापू को बता दिया है? अमित ने कहा, यह बात सुनकर तो माँ धरती ए आसमान एक कर देंगी। तुम भी ध्यान रखना कि यह बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। नंदिनी ने कहा, ठीक है, दिल्ली का किराया कितना होगा? अमित ने बोला, यही 80 से 100 रुपये के बीच होगा, लेकिन मेरे पास तो फिलहाल 50 रुपये ही पड़े हैं। नंदिनी ने सोचा कि अमित की इसमें मदद करनी चाहिए। वह यह नहीं समझ सकी कि उसकी गैर मौजूदगी में अमित और उसके माता पिता ने उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा है। नंदिनी ने रात का खाना तैयार किया। आज दोनों ने बड़े प्रेम से भोजन किया। नंदिनी अमित के इस व्यवहार को देखकर बहुत खुश थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। उसने अमित को अपने पास से 200 रुपये देकर कहा, क्या इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा? अमित ने कहा, हाँ हाँ, बहुत है, मुझे केवल किराया ही तो चाहिए, बाकी मैं वहाँ जाकर कुछ न कुछ काम धंधा तो करूँगा ही। इसके बाद उसने नंदिनी का विश्वास जीतने के लिए उसे अपनी जेब से 50 रुपये लौटाते हुए कहा, मेरे लिए 250 रुपये बहुत हैं, इसलिए यह 50 रुपये तुम रख लो, आगे तुम्हें भी खर्च की ज़रूरत पड़ेगी। नंदिनी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं फिलहाल अपना काम चला लूँगी। परदेश में जेब में रखा धन ही काम आता है, इसलिए ये रुपये भी रख लो। अमित ने अपने जरूरी कपड़े लत्ते एक थैली में रखे और नंदिनी को सुबह जल्दी उठने को कहकर दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह नंदिनी जल्दी उठ गई। उसने अमित के रास्ते के लिए भी भोजन तैयार करके उसके थैले में रख दिया। अमित ने समय मिलते ही अपने माँ बाप को यह बात बता दी कि वह आज ही दिल्ली जा रहा है। इसके बाद वह अपने कॉलेज के समय पर ही अपना थैला लेकर घर से दिल्ली के लिए निकल गया। अमित के घर से निकलते ही नंदिनी की आंखें एक बार फिर से नम हो गई, लेकिन उसे इस बात की जरा भी भनक न लगी कि अमित ने अपने माता पिता के साथ मिलकर उसे मूर्ख बना दिया। नंदिनी को इस घर में 1 महीने से अधिक का समय हो चुका था। अमित के माता पिता ने नंदिनी को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि दिल्ली से अमित की चिट्ठी आ चुकी है। पातीराम ने शकुंतला के कहने पर अमित की चिट्ठी का जवाब भी भेज दिया था। हाँ, नंदिनी को परेशान करने के लिए शकुंतला हर तीसरे चौथे दिन उसे खूब खरी खोटी सुनाती थी। वह उसे ताने मारते हुए कहती, कल मुही, और कितने लड़कों का जीवन तबाह करेगी तुम? तेरी वजह से इस गांव के 2-2 जवान लड़के गांव छोड़कर चले गए हैं। शकुंतला की बात का नंदिनी के पास कोई जवाब नहीं होता तो वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। इस हालत में भारी भरकम काम उसके वश में नहीं था, इसलिए वह घर का हल्का फुल्का काम ही किया करती थी। उसे मालूम था कि उसकी असली परीक्षा की घड़ी अब बिल्कुल नज़दीक आने वाली है, इसलिए उसने धीरे धीरे अपने लिए खाने पीने का जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। गांव की कई महिलाओं को नंदिनी से अभी भी हमदर्दी थी। वे कभी कभी शकुंतला से नजरें बचाकर नंदिनी को दूध मट्ठा एवं साग सब्जी दे देते थे। शकुंतला को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। जैसे ही उसे इस बात की भनक लगती, वह उन महिलाओं को खूब गाली गलौज करती रहती थी। इसके कारण गांव की अधिकांश महिलाएं नंदिनी से दूरी बनाने में ही अपना भला समझती थी। शकुंतला और पातीराम को मालूम था कि अमित पत्र का जवाब अवश्य भेज देगा, इसलिए उन्होंने पोस्टमैन को यह बात बता दी कि अमित की चिट्ठी के बारे में नंदिनी को बिल्कुल न बताए। किसी दिन अगर हम दोनों में से कोई घर न मिले तो चिट्ठी अपने साथ वापस ले जाना, लेकिन इस चुड़ैल को इस बारे में पता न चले। पोस्टमैन ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हम जिसकी चिट्ठी होती है उसे उसके परिवार वालों को ही चिट्ठी देते हैं। अब आपने कह दिया है, इसलिए निश्चिंत रहें। आखिर वह घड़ी भी आ ही गई। आज शाम से ही नंदिनी के पेट में रह रह कर दर्द उठ रहा था। वह बार बार अपने कमरे से अंदर बाहर आ रही थी। उसका यह हाल देखकर शकुंतला को पता चल गया कि नंदिनी प्रसव पीड़ा के कारण ऐसा कर रही है। आखिर जब नंदिनी से दर्द सहन न हुआ तो उसने शकुंतला को हाथ जोड़कर कहा, मुझे लगता है कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है। इस हालत में मेरा यहाँ कोई नहीं है। आप लोग मुझे अपनी बहू मानकर इस घर में लाए हो, इसलिए अब तो मेरी मदद करो। नंदिनी की बात सुनकर शकुंतला ने उसे फटकारते हुए कहा, चुप, मुंह बंद रख अपना, बेशर्म कहीं की। क्या मेरे कहने पर तूने यह कुकर्म किया था? मर जा मेरी बला से। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। शकुंतला की बात सुनकर नंदिनी आंगन की दीवार में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी।
कुछ देर बाद उसने देखा कि आनंदी का बड़ा बेटा अपने घर की ओर जा रहा था। नंदिनी ने उसे आवाज़ देकर कहा, बेटा दौड़ के अपनी माँ को बुला कर लेकर आ, उनसे कहना चाची कह रही है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। आनंदी ने बेटे के मुख से जब यह सुना तो वह बड़ी दुविधा में फंस गई। उसे मालूम था कि नंदिनी उसे क्यों बुला रही है। वह सोच रही थी कि इस समय यदि वह नंदिनी को देखने जाती है तो शकुंतला उसे लड़ने को तैयार होगी, लेकिन एक औरत होकर यदि इस मुसीबत में वह नंदिनी की मदद नहीं कर पाई तो वह स्वयं को कभी माफ़ न कर पाएगी। आनंदी ने अपने दोनों बेटों के लिए जल्दी से रोटी बनाई और थोड़ी देर बाद ही वह गांव की अन्य 2 महिलाओं को साथ लेकर नंदिनी को देखने उसके घर पहुंच गई। नंदिनी प्रसव दर्द से अपने कमरे में कराह रही थी। आनंदी ने नंदिनी से पूछा, दर्द कब से उठ रहा है? नंदिनी ने कहा, 1.5-2 घंटे से ऊपर हो चुका है। आनंदी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। क्या तूने अपनी सास को नहीं बताया? नंदिनी अभी कुछ कह पाती कि उसे शकुंतला दरवाजे पर खड़ी दिखी। शायद अपने घर पर आनंदी और 2 अन्य महिलाओं को देखकर शर्म के मारे वह नंदिनी को देखने आ गई थी। आनंदी और अन्य महिलाओं ने नंदिनी को धैर्य बंधवाते हुए उसकी मदद करनी शुरू की। आनंदी ने शकुंतला से कहा, थोड़ा गर्म पानी चाहिए होगा। शकुंतला ने वहीं चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया। तीनों महिलाएं नंदिनी की मदद में जुटी थी। आखिर 2 घंटे की मशक्कत के बाद नंदिनी ने झटपटाते हुए रात 9:30 बजे बेटी को जन्म दिया और दर्द के मारे वह बेसुध सी हो गई। नंदिनी के कमरे से नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई तो शकुंतला, जो कि पातीराम को खाना देने के बहाने अपने कमरे में गई थी, नंदिनी के कमरे की ओर भागी चली आई। आनंदी ने शकुंतला से कहा, बधाई हो, आप दीदी बन गई हैं, नंदिनी की बेटी हुई है। आनंदी के मुख से बेटी की बात सुनकर शकुंतला ने नाक भौं सिकोड़ ली। वह गुस्से में तमतमाकर बोली, बधाई किस बात की? ये कहो कि एक और आफत पैदा हो गई। मुझे तो पहले ही पता था कि यह लड़की ही पैदा करेगी। आनंदी और दोनों महिलाओं ने नंदिनी के हाथ पैरों की मालिश की तो थोड़ी देर में ही उसे होश आ गया। आनंदी ने नंदिनी के गंदे कपड़े बदलवाए और नवजात को साफ करके उसे नंदिनी को दिखाते हुए कहा, ले इसे दूध पिला, बिल्कुल अमित की शक्ल की हुई है। नंदिनी ने बेटी की ओर देखा और उसकी आंखों से अश्रुधार फूट गई। तीनों महिलाओं ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, रोती क्यों हैं? लड़कियां तो अपना नसीब लेकर आती हैं, ले इसे दूध, जल्दी से दूध पिला। नन्ही बेटी की रोने की आवाज़ सुनकर नंदिनी का दिल पसीज गया। आनंदी ने नंदिनी की मदद करते हुए उसे नन्ही सी जान को स्तनपात करवाया। इसके बाद आनंदी और दोनों महिलाएं शकुंतला को नंदिनी का ध्यान रखने की बात कहकर अपने अपने घर जाने लगी। नंदिनी ने हाथ जोड़कर तीनों को धन्यवाद किया। आनंदी ने घर पहुंचकर स्नान किया। इसके बाद उसने भोजन किया। शकुंतला का मिजाज देखकर वह समझ गई थी कि वह आनंदी का ध्यान मुश्किल से ही रखेगी। उसने सोचा, सोने से पहले वह एक बार नंदिनी को देख कर आती है, इसलिए उसने एक लोटे में गर्मा गर्म चाय रखी और 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेकर वह एक बार फिर नंदिनी को देखने चली गई। शकुंतला अपने पति के साथ अपने कमरे में थी, इसलिए उसे दोबारा आनंदी के आने का पता न चला। नंदिनी के कमरे में पहुंचकर आनंदी ने नंदिनी से पूछा, तूने अभी तक कुछ खाया भी है या नहीं? नंदिनी ने रोते हुए कहा, इस घर में मेरा कौन अपना है जो मुझे खाने पीने की बात पूछे? आपने देखा नहीं सास जी कैसा मुंह बना रही थी। आनंदी ने नंदिनी को पीने के लिए गर्मा गर्म चाय दी। इसके बाद उसने नंदिनी से कहा, मुझे मालूम था कि तेरी सास ने तेरे लिए खाना नहीं बनाया होगा, इसलिए मैं ये 2 रोटी और सब्जी लेकर आई हूँ। अभी तू ये रोटी सब्जी खा, सुबह मैं तेरे लिए हलवा बना कर ले आऊँगी। यह कहकर उसने अपने सामने ही नंदिनी को रोटी सब्जी खिलाई। इसके बाद वह अपने घर वापस जाने लगी तो नंदिनी बोली, दीदी तुमने घर में नहीं बताया होगा, वरना रात में मेरे साथ यहीं रुक जाती तो अच्छा रहता। आज न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। नंदिनी ने कहा, मेरे बच्चे भी घर में अकेले हैं, इसलिए अभी मैं वापस जाती हूँ। डर मत, भगवान पर विश्वास कर। अभी दोनों के बीच यह बात चल ही रही थी कि शकुंतला को ऐसे लगा जैसे नंदिनी के कमरे में कोई उससे बात कर रहा है। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधे नंदिनी के कमरे में चली आई। वहाँ इस समय आनंदी को देखकर शकुंतला बोली, तू अभी तक घर नहीं गई क्या? आनंदी बोली, घर गई तो थी लेकिन मन नहीं मान रहा था, इसलिए इसे देखने चली आई। अभी मैं वापस जा रही हूँ, रात में इसका ध्यान रखना।
शकुंतला ने आनंदी को डांटते हुए कहा, तू कौन होती है हमारे परिवार के बीच में बोलने वाली? बड़ी आई मुझे अकल बताने वाली। तुझे इसे ज़्यादा ही लाड प्यार आ रहा है तो ले जा इसे अपने घर, बेशर्मी की भी हद होती है। चुपचाप अपने घर चली जा, वरना देख ले फिर यह तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। शकुंतला के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पातीराम भी अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसे देखकर आनंदी ने इस समय शकुंतला से ज़्यादा बात करना उचित न समझा और वह चुपचाप अपने घर चली आई। इसके बाद शकुंतला ने नंदिनी को भी खूब खरी खोटी सुनाई। उसने नंदिनी को खबरदार करते हुए कहा, आज के बाद मुझसे पूछे बगैर कोई इस घर में नहीं आना चाहिए, वरना तुझे उसी समय धक्का मारकर इस घर से निकाल दूंगी। नंदिनी इस समय लड़ने की स्थिति में न थी। उसने किसी तरह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट कर रोने लगी। वह सोच रही थी, काश भगवान ने आज मुझे लड़की की बजाय लड़का दे दिया होता तो हो सकता था कि मुझे इस औरत के मुख से यह बात न सुननी पड़ती। पातीराम के कहने पर शकुंतला ने नंदिनी के कमरे में एक लोटा गर्म पानी का रखते हुए कहा, मैं रात में तेरे लिए खाना नहीं बना सकती, पानी पीना हो तो लोटे में गर्म पानी रखा है। नंदिनी के लिए यह रात बड़ी कष्टकारी रही। नवजात बेटी को शायद दूध पीने में परेशानी हो रही थी, इसलिए वह पूरी रात भर रोती रही। उसके साथ साथ नंदिनी भी रोते हुए कभी अपने माता पिता को याद करती तो कभी पुराने घर के सास ससुर को। वह सोचती, यही बेटी यदि 5 वर्ष पहले वहाँ जन्म लेती तो वे लोग कितने खुश होते। अमित के प्रति भी उसके मन में अब अविश्वास पैदा हो चुका था। वह यही सोचती कि अमित अपना मुंह छिपाने के लिए उसे इस हालत में छोड़कर दिल्ली भाग गया। अगर उसके मन में मेरे लिए रत्ती भर भी जगह होती तो वह जरूर एक चिट्ठी तो भेज ही सकता था। यह सोचते सोचते सुबह हो गई। नंदिनी को ऐसी उम्मीद थी कि शकुंतला सुबह उसे जरूर चाय नाश्ता तो देगी ही, लेकिन सुबह के 9 बजे तक शकुंतला उसके कमरे में भी नहीं पहुंची। इसी बीच कल रात को आनंदी के साथ जो 2 महिलाएं नंदिनी को प्रसव कराने पहुंची थी, वे दोनों नंदिनी के लिए चाय नाश्ता लेकर उसके पास पहुंच गई। उन्हें देखकर शकुंतला का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने उन दोनों को बहुत बुरा भला कहा। यह देखकर वे दोनों महिलाएं भी शकुंतला से भिड़ गई। उन्होंने उसे धमकाते हुए कहा, ज़्यादा बकवास मत कर, वरना अभी सरपंच को बुलाकर यही पंचायत करवाएंगे। तुझे उस दिन शर्म नहीं आई जब लोगों को बिना बताए तू इसे रातों रात अपनी बहू कहकर इस घर में ले आई? तब तेरी आंखों में पट्टी बंधी थी क्या? जब तुझे यही सब करना था तो बाद में सरपंच के कहने पर गांव वालों को बकरा और भोज क्यों दिया तूने? उसी दिन कह देती कि तुम लोग इसे अपने घर की बहू नहीं रखोगे। बेशर्मी की भी हद होती है। पातीराम ने देखा कि शकुंतला का पलड़ा कुछ कमजोर है, इसलिए उसने उसे समझाते हुए कहा, तू क्यों बेकार का बखेड़ा खड़ा कर रही है? जा अंदर कमरे में जाकर अपना काम कर। अभी पातीराम शकुंतला को समझा ही रहा था कि आनंदी सरपंच सूरतराम को साथ लेकर पातीराम के घर पहुंच गई। पातीराम को देखकर सूरतराम ने कहा, बधाई हो पातीराम जी, सुना है तुम दादा बन गए हो। पातीराम ने शर्म से सर झुकाते हुए कहा, क्यों मेरी मजाक उड़ाते हो सरपंच जी? सरपंच ने कहा, मजाक कैसा? अरे भाई, मैंने आनंदी बहू बता रही थी कि कल रात ही आपके घर में बच्ची पैदा हुई है। यह सुनकर पातीराम ने कहा, हाँ वही तो है, लेकिन इसमें बधाई वाली बात कहाँ है? हमारा तो लड़का भी 2 माह से लापता है। सरपंच ने पातीराम से कहा, क्यों बुढ़ापे में झूठ बोलते हो पातीराम? मैंने तो सुना है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बताकर ही दिल्ली गया है। खैर छोड़ो इस बात को। मुझे तुम्हारी पत्नी की शिकायत मिली है कि वह बहू को समय पर खाना पीना नहीं दे रही है। कल रात जिन महिलाओं ने उसकी मदद की वह उनको बुरा भला कह रही है। क्या यह सत्य है? इतनी देर में वे दोनों औरतें, जिनको कुछ देर पहले शकुंतला ने बुरा भला कहा था, सरपंच के पास चली आई। उन्होंने सरपंच से शकुंतला की शिकायत करते हुए कहा, जी जरा आप इनकी घरवाली को समझा दें, यह प्रसूता के साथ बहुत अन्याय कर रही हैं। कल से इसने उसे 1 गिलास चाय तक नहीं दी है, उल्टा हमें बुरा भला कह रही है। सरपंच ने पातीराम को कहा, पातीराम मैं यह सब क्या सुन रहा हूँ? अपनी पत्नी को समझाओ कि ऐसी हालत में जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान दे। गांव से यदि कोई उसे मिलने जुलने आए तो खबरदार उन्हें गाली गलौज न करे, वरना मैं तुम्हारे विरुद्ध कठोर कार्रवाई करूँगा। यह कहकर सरपंच सूरतराम अपने घर की ओर निकल गया। शकुंतला कमरे के अंदर से सरपंच की सारी बातें सुन रही थी। वह समझ गई कि इस समय चुप रहने में ही फायदा है। कहीं सरपंच ने फिर से कुछ दंड लगा दिया तो बेइज्जती के साथ साथ और परेशानी भी खड़ी होगी।
पातीराम ने कमरे में जाकर उसे समझाते हुए कहा, मैं तभी कह रहा था तुझे अपनी जुबान पर लगाम रख। अब ठीक हुआ। सरपंच जी घर पर ही घुड़की देकर चले गए। शकुंतला ने पातीराम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद आनंदी ने नंदिनी को चाय नाश्ता करवाया। उसके गंदे कपड़ों को भी उसने साफ किया। नंदिनी ने आनंदी की मदद से बेटी को दूध पिलाया तो वह आराम से सो गई। थोड़ी देर बाद तीनों महिलाएं अपने अपने घर चली आई। पातीराम ने शकुंतला को समझाते हुए कहा, अभी 2-2.5 महीने पहले ही डांड के रूप में 2-2.5 हजार का खर्चा किया है। पैसे कौन से पेड़ पर उग रहे हैं। 10 दिन की ही तो बात है। मेरी बात मान, जब तक किसी तरह निभा ले, उसके बाद वह अपने भोजन पानी की व्यवस्था खुद कर लेगी। शकुंतला ने कहा, इस बात की क्या गारंटी है कि यह चुड़ैल 10 दिन के बाद कोई बवाल नहीं करेगी। पातीराम ने कहा, हमने इसका जिंदगी भर का ठेका थोड़े ही लिया है। ठीक है, हमारे लड़के ने गलती की तो उसके बदले इस हालत में ले तो आए इसे अपने घर। अब जब हमारा लड़का ही घर पर नहीं है तो इसकी भी हमें इस घर में क्या ज़रूरत है। खुद अपना भरण पोषण करके जब तक इस घर में रहेगी तो रहे। मुझे लगता नहीं कि इस खटपट भरी जिंदगी को यह ज़्यादा दिन यहाँ बर्दाश्त करेगी। शकुंतला ने पातीराम से कहा, मैं उसकी नौकरानी नहीं हूँ जो उसकी सेवा करूँ। कुछ मांगेगी तो मेरी ओर से मना नहीं है। पातीराम पिछले 25 वर्ष शकुंतला के व्यवहार से परिचित था। वह इस मामले को ज़्यादा तुल नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने इसमें शकुंतला से बहस करना उचित नहीं समझा। इसके बाद वह थोड़ी देर के लिए अपनी गौशाला की तरफ चला गया। अब तक यह समाचार सारे गांव में फैल चुका था कि नंदिनी ने बेटी को जन्म दिया है। आनंदी के मुख से कमला ने जब यह बात सुनी तो उसने मनीराम को भी यह बात कह दी। कमला ने कहा, हाँ, आनंदी भी यही कह रही थी कि कल रात प्रसव के समय भी शकुंतला ने नंदिनी के साथ बड़ी निर्दयता दिखाई। कल रात से आज सुबह तक उसने नंदिनी को एक गिलास चाय तक नहीं दिया। वह तो शुक्र है कि आनंदी का बेटा कल शाम को गांव के बच्चों के साथ खेलकर अपने घर जा रहा था तो नंदिनी ने आनंदी को बुला लिया, वरना शकुंतला की बला से तो वह कल मर ही जाती। आनंदी ही बता रही थी कि कल रात प्रसव करवाने के बाद 10:30 बजे वही अपने घर से आनंदी के लिए 2 रोटी और चाय ले गई थी। इस बात पर भी शकुंतला ने आनंदी को रात में ही बहुत बुरा भला कहा था। और तो और औरतें आज सुबह भी जब कुछ नंदिनी के लिए चाय नाश्ता लेकर गई तो उसने उनको भी गाली गलौज करना शुरू कर दिया। कमला ने मनीराम से कहा, नंदिनी को अब पता चल रहा होगा कि सास क्या होती है। उसे कई बार समझाया था कि हालातों से समझौता करना सीख, लेकिन इस घर में रहते हुए उसने कभी हमारी बातों को कोई तवज्जो नहीं दी। आपको याद होगा, शकुंतला के घर जाने से पहले नंदिनी ने आपको क्या कुछ नहीं कहा। अगर सही समय पर बाबा जी यहाँ नहीं आते तो वह हमारे साथ न जाने क्या करती। यह तो शुक्र मनाओ कि उन्होंने राजीनामा के डर से गांव वालों को भोज करवा दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था वह इसमें भी टाल मटोल करेंगे। आनंदी ने मुझे बताया कि वह सरपंच को लेकर आज सुबह शकुंतला के घर गई थी। सरपंच ने पातीराम को सख्त हिदायत दी है कि इस हालत में जच्चा बच्चा का ध्यान रखे। अब देखो शकुंतला सरपंच जी की बात का कितना मान रखती है। वैसे तो अब वह पातीराम के परिवार का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक प्रसूता की देखभाल तो होनी ही चाहिए। अगर उसे या उसकी बेटी को कुछ हो गया तो पूरे गांव की बदनामी होगी। मुझे तो सुबह आनंदी ने यह बात बताई थी कि शकुंतला खुद तो नंदिनी की देखभाल नहीं कर रही है, उल्टा जो लोग नंदिनी की मदद करना चाहते हैं उनको भी बुरा भला कह रही है। सरपंच के कहने के बाद पातीराम ने शकुंतला को डांटते हुए कहा, तू हर समय लड़ने झगड़ने की बात क्यों करती है। जब बात सुलझ गई है तो फिर यह नया बखेड़ा खड़ा मत कर। जा चुपचाप अंदर जाकर बहू के लिए दिन का खाना बना। शकुंतला भी बड़बड़ाती हुई रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में उसने खाना तैयार किया और एक थाली में खाना रखकर नंदिनी के कमरे में ले आई। नंदिनी चारपाई पर लेटकर बेटी को दूध पिला रही थी। अचानक शकुंतला को अपने कमरे में आता देखकर वह बैठ गई। शकुंतला ने नंदिनी से कहा, मन तो नहीं कर रहा था तुझे खाट पर खाना दूं, लेकिन वक्त तेरे साथ है। सरपंच के कहने पर 10-12 दिन मुझे चुप रहना पड़ेगा, फिर भी तू भी ये मत समझना कि तू जीत गई है। यह कहकर उसने खाने की थाली नीचे जमीन पर रख दी और बाहर जाने लगी। नंदिनी ने उसे आवाज़ देकर कहा, सासू जी मुझे 1 लोटा गर्म पानी भी चाहिए था। शकुंतला रसोई में आई और थोड़ी देर बाद एक केतली में गर्म पानी लेकर नंदिनी के कमरे में चली आई। नंदिनी खाना खा रही थी।
शकुंतला ने नंदिनी को कहा, लोटा इधर खिसकाएगी या खोलता हुआ पानी तेरे सर में डाल दूं? भुक्खड़ कहीं की 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती थी। नंदिनी ने चुपचाप खाली लोटा शकुंतला की ओर खिसका दिया। उसने इसमें चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। शकुंतला ने केतली से लोटे में पानी डाल दिया और फिर बड़बड़ाते हुए बाहर चली आई। पातीराम ने शकुंतला से कहा, ला मुझे भी खाना दे। मैं सोच रहा हूँ कि अमित को चिट्ठी भेजकर उसे नामकरण के लिए घर बुला लेता हूँ। शकुंतला ने पातीराम को डांटते हुए कहा, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? यह कैसी बात कर रहे हो? यह कौन सी खुशी की बात है कि बेटे को नामकरण के लिए बुलाना जरूरी है? जो आदमी फौज में रहते हैं, क्या उनके लड़कों का नामकरण नहीं होता है? तुम्हारे सारे बाल पक गए, लेकिन अकल अभी भी घुटनों में ही है। कोई नामकरण नहीं करवाना है इस चुड़ैल की औलाद का। 10वें दिन पंडित को बुलाकर पाठ करवा देना, जिसे यह अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद कर सके। पातीराम ने शकुंतला से कहा, तू अपनी जिद मत कर, आखिर हमें इसी गांव में जीना मरना है। सरपंच वैसे ही हमारे पीछे पड़ा है, कब तक उसकी धमकियां सुनते रहेंगे? मेरी बात मान, गुस्सा थूक दे, हम क्यों किसी को बोलने का मौका दें? शकुंतला ने पातीराम को कहा, कैसे मर्द आदमी हो? सरपंच की गिद्दड़ भभकी से डर गए। तुम डरो उस पक्षपाती सरपंच से। अब उसने मेरे घर में कदम भी रखा तो दरांती से चीर डालूंगी उसे। हरामखोर से खुद की घरवाली तो संभलती नहीं, बड़ा आया लोगों की पंचायत करने वाला। तुमसे उसके आगे कुछ नहीं कहा जाता तो चुप रहा करो, मैं खुद उससे निपट लूंगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।